नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एम स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं अभिषेक खांडल और आज लेकर के आया हूं एक परिचर्चा जिसका एक महत्वपूर्ण बिंदु लॉकडाउन में क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों की रणनीति, उस पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ में मौजूद है मिस्टर विजय सियाग। राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा नाम, चाहे विश्व की ज्योग्राफी हो, चाहे भारत की ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी हो, सभी के अंदर एक बहुत ही अच्छा नाम रखने वाले विजय सियाग जी। तो स्वागत है विजय सियाग जी आपका एम स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कोविड-19 पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा के अंदर हमारे बिंदु क्या क्या रहने वाले हैं उन पर एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जिस तरह देखें कि अभी और पूरा विश्व और कोरोना को लेकर के चल रहा है। ये कोरोना क्या है, कैसे है, कब तक जाने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो मेरा पॉइंट रहने वाला है कि ये जो लॉकडाउन है अभी इसकी क्या भूमिका है और हम बात करें भविष्य में इसकी क्या भूमिका रहने वाली है। तीसरे नंबर पर बात करें तो विद्यार्थियों को लेकर कि इस लॉकडाउन के अंदर अपनी पढ़ाई को कैसे व्यवस्थित किया जाए, क्या किया जाए कि हम स्वयं और एक सेल्फ स्टडी कर सकें, कि जहां पर हमारे सामने और एक लाइव टीचर मौजूद नहीं है, हम कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरा जो चौथा पॉइंट डिस्कस का होगा कि सर एक अफवाहें चल रही हैं, एग्जाम क्या ये सही है, क्या गलत है, कहां तक एग्जाम होने की संभावना है, कौन सा एग्जाम होने की संभावना है, अभी हमें कौन से एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। सर इतना दबाव हम ले चुके हैं कि हम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ चुका है, इस स्ट्रेस को हम यहाँ पर कैसे दूर कर सकते हैं, इन 5 बिंदुओं को लेकर के हम यहाँ पर पंचायत करने वाले हैं, जिसका पॉइंट है हमारा कि विद्यार्थी लॉकडाउन में क्या बनाए अपनी रणनीति। तो स्वागत है विजय सियाग जी आपका यहाँ पर। सबसे पहले जो मेरा पॉइंट आपको लेकर यहाँ पर बन रहा है कि ये जो कोरोना है, कोविड-19 है, ये कोविड-19 क्या समस्या है, कब तक रहने वाली है, कैसे जाने वाली है, क्या होगा इसको लेकर के भविष्य। तो सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में अवगत कराएं। पहले तो नमस्कार अभिषेक जी, एम स्टडी प्लेटफॉर्म, और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा पहले आपने कि इस परिचर्चा के योग्य आपने मेरे को समझा। और फर्स्ट जो आपका जो जैसे कि आपने कहा कि परिचर्चा में अपने सामने मुख्यतः 5 मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहले आपने कोरोना को उठाया है कि किस तरीके से कोरोना डिजीज़ का प्रभाव और इफेक्ट रहने वाला है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि WHO ने अपनी जो ऑफिशियली साइट है उस पर 30 जनवरी को ही इन्होंने पेंडेमिक डिजीज के रूप में, वैश्विक महामारी के रूप में इसको बता दिया था जी। हालांकि अलग अलग देशों ने इसके ऊपर अपने जो कदम है, लॉकडाउन जैसे कदम है, वो जैसे जैसे वहाँ उन कंट्रीज़ के अंदर ये इस डिजीज़ ने जैसे एंट्री की है तो उस तरीके से उन कंट्रीज़ ने धीरे धीरे इसके ऊपर अपने कदम उठाए हैं, लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उन्होंने लिए हैं। तो निकट भविष्य के अंदर मेरे को लग नहीं रहा कि जल्दी ये लॉकडाउन जैसी समस्याएं, हालांकि इसमें गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स टाइम टू टाइम चेंज कर रही है, तो निकट भविष्य में कोविड-19 का जो इफेक्ट है मेरे को नहीं लगता आने वाले 1, 2 या 3 महीने में समाप्त हो जाने वाला है। क्योंकि जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो दावा कर रही हैं कि कोविड-19 के लिए हमने कुछ ऐसे वैक्सीन इजाद किए हैं जिनका प्रथम प्रयोग सक्सेस भी हुआ है, जिनके मानव प्रयोग को भी अनुमति मिल चुकी है। तो ऐसे ही कुछ एक कंपनीज भी हैं जो हालांकि आजकल न्यूज़ में भी हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस डिजीज़ के साथ ही हमें आने वाला जो वक्त है ये गुजारना पड़ेगा लंबे समय तक जी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो कोविड वाला है इसको अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसी का अपने को एक हिस्सा बना लेना है। तो जैसे अगर बात करें कि अभी गवर्नमेंट इसको लेकर के बार बार लॉकडाउन कर रही है, कि हम बात करें लॉकडाउन 1 आया, उसके बाद में लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 का आना और अब लॉकडाउन 4 का आना, क्या ये लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है सर? इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ अभिषेक जी। जैसे लॉकडाउन फर्स्ट आया, आपने भी देखा, लॉकडाउन फर्स्ट में कंप्लीटली अपने जितने भी सेक्टर थे उनको गवर्नमेंट ने एक तरीके से बंद कर दिया था। लोगों को घरों तक सीमित रहने के लिए जितने भी एक्टिविटीज थी उनको अचानक बंद किया था। लेकिन लॉकडाउन 2 में कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको थोड़ा ओपन किया गया। लॉकडाउन 3 है, उसमें कई ऑफिस हैं या अपने सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है उसके कई फॉर्मेट्स को खोला गया है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जो 33% जो कर्मचारी हैं उनका आना इसमें तय हुआ। जैसे ही लॉकडाउन 4 आया तो लॉकडाउन 4 में जो ऑफिस हैं या कुछ जो इंडस्ट्री सेक्टर हैं उसमें 50% कर्मचारियों के साथ भी इसको खोला है। हालांकि खोला उन एरिया में गया है जो सामान्यतः ग्रीन जोन है।
हालांकि स्टार्टिंग में जोन कई तरीके के थे, लेकिन अधिकांशतः गवर्नमेंट अभी जोन 2 ही रख रही है, जैसे कि ग्रीन जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन यानी जहां एक्टिविटीज अपनी कंटिन्यू जारी रहें, और रेड जोन यानी जहां ये डिजीज है ये स्प्रेड कर रही है, फैल रही है। तो उन क्षेत्रों में अभी भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटीज हैं, ऐसे कुछ कार्य हैं जिनको अभी प्रतिबंधित किया गया है, और मैं जहां तक सोचता हूं कि सरकार का ये एक सकारात्मक कदम है। तो सर इससे एजुकेशन सेक्टर भी तो प्रभावित हुआ है। एजुकेशन सेक्टर को नहीं खोला गया है, इसके लिए सरकार की अभी तक कोई योजना नहीं आई है। हाँ, मैं मानता हूं कि जैसे अभी हम बात करें स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ फैसिलिटीज और सरकार प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन इसी के साथ में कॉलेज एजुकेशन भी है, हमारी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन भी है। इनके लिए सरकार का अभी तक कोई भी ऐसा और प्लान नहीं आया है, तो ये भी सर्वाइव कर रही हैं। तो इनके लिए क्या लॉकडाउन कैसा क्या रहने वाला है? देखो अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्कूल के लिए गाइडलाइन सरकार ने धीरे धीरे जारी कर दी है, क्योंकि स्कूल का जो बच्चा है वो आगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है स्कूल के बच्चे का वो फिक्स होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बच्चा है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक इंतजार भी कर सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसके बारे में उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि कॉलेज के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। यूजीसी अपनी तरफ से गाइडलाइन निकाल रही है, एग्जाम्स को कुछ मार्किंग के आधार पे या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वर्क बना के और उसके आधार पे उनको कुछ मार्क्स देके और नेक्स्ट स्टेप में बच्चों को या नेक्स्ट क्लास में उनको प्रमोट करने का ऐसा कुछ विचार बना रही है। और जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मुद्दा है, जैसा कि आपने तीसरे नंबर पे इसको उठाया है स्कूल और कॉलेज के बाद, तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ ना कुछ नॉर्म्स हैं जो ये तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले लॉकडाउन आपका 5.0 में या हो सकता है उसके बाद के लॉकडाउन में बहुत जल्दी आपको महीने 1.5 महीने में ये सारी एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट होने वाली हैं, जहां तक मैं सोच रहा हूं। तो फिर कोचिंग जो एजुकेशन है अगर ये खुलता भी है तो क्या वही फिर से हमारा जैसे पहले चला आ रहा था सामान्य जनजीवन, क्या उसी तर्ज पर ये खुलने वाला है? देखो, हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अपने को अपनाने होंगे। जैसे कोचिंग लाइन में स्टूडेंट आते हैं तो उस क्राउड के साथ हम उस क्लास में उनको नहीं बैठा सकते, क्योंकि कोरोना के बारे में जैसा आपने सुना है कि एक स्प्रेड करने वाली या एक पेंडेमिक डिजीज के रूप में ही है। तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे नॉर्म्स हमें अप्लाई होंगे। जिस क्लासरूम में 100 बच्चे थे उसको 1/3 किया जाए या उनको 50 किया जाए, उनमें एक जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 6 फीट या 2 मीटर की जो डिस्टेंस है वो एक डिस्टेंस उनके बीच में बनी रहे। बच्चे जब आए इंस्टीट्यूट के अंदर तब उनको सैनिटाइज किया जाए, या इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाएं इंस्टीट्यूट वालों की तरफ से। या बच्चों को भी आप थोड़ा बहुत प्रमोट कर सकते हो कि सैनिटाइजर, वो अपने सैनिटाइजर साथ लेकर आएं, और क्लासेज के अंदर सैनिटाइजर का यूज एक टाइम गैप के साथ है, अपने हैंड वॉश के साथ उसका यूज कर सकते हैं। तो इनके साथ प्रिकॉशन के साथ हम इस सेक्टर को आराम से खोल सकते हैं, और इसके अंदर हमारा एक सार्थक कदम होगा, वही हमें इस डिजीज से लड़ने के लिए एक डायरेक्शन देगा। तो ये लॉकडाउन का दौर है और विद्यार्थी इस समय अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो इससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है, उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो वो अपने आप को फ्लो में कैसे लेकर के आए कि वो पढ़ भी सके और जो एग्जाम है, आने वाले जो एग्जाम है उनकी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके। तो विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, स्टूडेंट्स के सामने ये हालांकि एक अपन कह भी सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन भी है कि हमारे राजस्थान का जो विद्यार्थी है वो मुख्यतः ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी अधिक है। जैसा कि 2011 के डेटाज के अकॉर्डिंग आपको भी ध्यान होगा कि 75% पॉपुलेशन हमारी आज भी ग्राम व्यवस्था के ऊपर या हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो मैं मानता हूं कि इसी रेशो में हमारे स्टूडेंट्स भी वहां से बिलोंग सिटी की और एजुकेशन के लिए कर रहा है। तो उस स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि आने वाली जो एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन है या जो तैयारी है वो किस तरीके से करे, ताकि वो एक तरीके से वो अपने आप को डिप्रेशन में भी नहीं पाए। तो उसके लिए वो एक ऐसे ऑनलाइन माध्यम या चैनल को, जैसा कि आप लोगों का एक काफ़ी अच्छा कदम है जिसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एम स्टडी के माध्यम से और बच्चों को एक डिजिटल एजुकेशन आप इस दौर में इस दौर से पहले आपने लगभग आपने जैसा कि मेरे को पहले बताया था कि सर हमने ऐसा ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लासेज हैं ये हमने साल भर पहले स्टार्ट कर दिया था। जी सर। तो ये आपका बहुत ही अच्छा और एक सार्थक कदम मानता हूँ कि जो यहाँ का जो स्टूडेंट है राजस्थान का, जो
टीचर के साथ फिजिकल अटैचमेंट अधिक रहता है, क्लास अटैचमेंट हमारा अधिक रहता है। तो उस फिजिकल को आपने डिजिटल में बहुत पहले बदल दिया है और इसका आपको एक सार्थक परिणाम या आपके जो विद्यार्थी हैं उनको अब देखने को मिलेगा। वो स्टूडेंट आप जैसे चैनल के ऊपर यूट्यूब के माध्यम से या आपकी जो, जैसा कि आपने मेरे को पहले बताया कि हम सर ऐसा कुछ ऐप भी लाने वाले हैं और उस ऐप के माध्यम से आप स्टूडेंट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसा कदम मानूंगा कि जो आप लोगों के जो ऑनलाइन या जो टेक्नो फ्रेंड जो कदम है वो स्टूडेंट के लिए सार्थक साबित होंगे, जिसमें वो अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर पाए और उसके अंदर अपनी जितनी भी जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को वो डाल सकते हैं और उसके अंदर उनका समाधान भी संभव है। सर जो हम अभी बताएं कि आप बताएं कि हम जैसे ऐप लेकर के आ रहे हैं, उस ऐप के ऊपर हम बिल्कुल ऑफलाइन पैटर्न पर काम करने वाले हैं। हम बिल्कुल लाइव क्लासेस देने वाले हैं बच्चों को। हम उसी के साथ में बात करें तो उन्हें टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं। हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसी के साथ में उसके क्वेश्चंस भी उसे वहां पर मिलेंगे और हमारी एक्सपर्ट टीम उनका सॉल्यूशन भी कराएंगी। तो कहीं ना कहीं क्या स्टूडेंट अपने आप को उस माहौल में ढाल पाएगा? देखो अभिषेक जी, जैसे अपने राजस्थान में कहावत है कि बींदनी जब नए ससुराल में जाती है तो वो भी 5-10 महीने 2 महीने तक इतनी आसानी से वो सोशल कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। तो मैं मानता हूँ जहाँ तक, तो अपनी जो टेक्नो फ्रेंड है वो स्टूडेंट को 1-2 बार दिक्कत आएगी। जब फर्स्ट टाइम मैंने व्हाट्सएप के बारे में सुना था कि व्हाट्सएप एक ऐसा है जिसके अंदर अपन चैट कर सकते हैं, तो धीरे धीरे अपने चैट करना स्टार्ट किया तो अपने को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे उसमें हमें पता चला कि हमें उसमें वीडियो कनेक्टिविटी भी हमारी होने लग गई। तो हमने धीरे धीरे हमने उसमें वीडियो जो कनेक्टिविटी है उसके माध्यम से भी हम लोगों से एक दूसरे से मिलने लगे। हालांकि ये अपने लिए एक सपना था। ग्राम बेल ने जब स्टार्टिंग में जब फोन का इजाद किया था तो वो भी मेरे को जहां तक लग रहा है कि कोसों दूर व्यक्ति बैठा है और उसकी आवाज आप तक पहुंच रही है। हालांकि मैं कई बार अब भी खाली बैठा रहता हूं तो मैं सोचता हूं कि कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, चेन्नई में बैठा है, कोलकाता में बैठा है और वो आपको देख सकता है और लाइव देख सकता है। तो ये एक तरीके की क्रांति है और इस क्रांति के अकॉर्डिंग स्टूडेंट है वो अपने आप को समय के अकॉर्डिंग ढाल लेगा। हाँ, बहुत अच्छा आपने ये बताया कि भाई हम ये सोच करके इंतजार तो नहीं कर सकते ना, हम अपना समय तो खराब नहीं कर सकते, करना हमें ही पड़ेगा। नई चीज आएगी, अप्लाई हमें करनी है। और धीरे धीरे जैसे सर ने बताया कि बहुत अच्छा पॉइंट था कि हम किसी चीज को आदत में लाएंगे तो वो आदत में आ जाएगी। मनोविज्ञान भी कहता है कि बार बार हम किसी चीज को करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। खैर ये बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन अभी लॉकडाउन में जैसे आपने बताया कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म से वीडियो देख सकता है, टेस्ट सीरीज भी और सॉल्व कर सकता है। लेकिन मुद्दा यहां पर ये आता है कि ये स्टडी तो हमने प्रोवाइड करवा दी, वो अपनी सेल्फ स्टडी कैसे करे? मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे के दिमाग में आती है कि कौन सी बुक पढ़े सर। चलो बुक भी अवेलेबल आप करा देते हैं, आप बता देते हैं कि ये बुक पढ़नी चाहिए। उस बुक से बच्चा नोट्स कैसे तैयार करे जैसे कि टीचर बनाता है, वो जो क्लास में देता है वैसा बच्चा खुद कैसे तैयार कर सकता है? आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपका क्लाइमेट का टॉपिक, आपका जो जलवायु वाला टॉपिक है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं तो बाकी टॉपिक्स पर और अपने आप स्टूडेंट्स को कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। देखो इसमें बताना चाहूंगा, जैसे स्टूडेंट्स अपने नोट्स अगर तैयार करना चाहे किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो सबसे पहले तो ये लोड नहीं लेके कि मेरे को पूरा टॉपिक है उसको नोट्स के रूप में लिखना है। पहले तो उस टॉपिक को वो छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर या छोटे पॉइंटों में डिवाइड कर ले। जैसे कि आपने अभी मुझे कहा कि जैसे सर क्लाइमेट के टॉपिक को लेकर आप इसका कुछ एग्जाम्पल दें, तो क्लाइमेट वाले टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो क्लाइमेट के टॉपिक को अपन कई पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे जलवायु क्या है इसको डिफाइन करे स्टूडेंट। फिर उस जलवायु से संबंधित जो क्लाइमेट जिस स्टेट का स्टूडेंट है, राजस्थान का है तो राजस्थान की क्लाइमेट कैसी है, बिहार का स्टूडेंट है तो बिहार की जलवायु कैसी है, यूपी का है तो यूपी की जलवायु कैसी है, तो एक उस स्टेट की क्लाइमेट कैसी है उसके बारे में डिफाइन करें और उस जलवायु को भारत के अन्य जलवायु तत्वों से वो डिफाइन करे कि कौन से ऐसे जलवायु तत्व या कारक हैं जो उस क्लाइमेट को या जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अपना एक अलग से यूनिक पॉइंट होना चाहिए। फिर उस क्लाइमेट का, जैसे कि आपने, मेरे को ध्यान नहीं है आपका सब्जेक्ट क्या है, तो अगर आप एसएस से हैं तो आपने सुना होगा विश्व के अंदर काफी प्रसिद्ध जलवायु वर्गीकरण रहे हैं, जैसे कोपेन का, ट्रिवार्था का और थॉर्नथवेट का। सामान्यतः जो ज्योग्राफी फ्रेंडली स्टूडेंट हैं उनके ये नाम पकड़ में है, बाकी अदर स्टूडेंट्स को तो यूं ही लगेगा कि किन महात्माओं के नाम ये लिए गए हैं। तो मैं जहां तक मानता हूं कि जलवायु वर्गीकरण के अंदर भी इन जो व्यक्तियों का जो महत्व है, इन व्यक्तियों के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है
उसको वो अलग से डिफाइन करे कि कोपेन का वर्गीकरण किस तरीके से है, ट्रिवार्था का किस तरीके से है, और XYZ कोई भी जो ज्योग्राफर ने जिसने दिया है उसके अकॉर्डिंग एक वर्गीकरण, यानी उनका भी एक अपने आप में अलग यूनिट हो। फिर जैसे कि जलवायु है, उस जलवायु के अंदर प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके अकॉर्डिंग जलवायु की अपनी अलग अलग ऋतुएं होती हैं। जैसे कि अभी अपने रेनी सीजन आने वाला है राजस्थान में, हालांकि अब तो राजस्थान उबलने लग गया है। ग्रीष्म ऋतु का अभी जो अपेक्स पॉइंट है, या अपन कह सकते हैं कि टेम्परेचर जब आसमान को छूने वाला होता है जून, तो अब तो उस पर आ गया है। तो अभी जो ग्रीष्म ऋतु है, इसके बाद वर्षा ऋतु है, उसके बाद शरद ऋतु है, उसके बाद दिसंबर तक आते आते अपने शीत ऋतु का समय आएगा। तो उसको क्लाइमेट को वो सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करके पढ़े, और उस क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे अपने समवर्षा रेखाएं हैं, समवायुदाब रेखाएं हैं, उन पॉइंट्स को लास्ट में वो नोट या विशेष के अंदर अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि जलवायु के टॉपिक को मैंने बताया आपको, जलवायु क्या है, स्टेट का क्लाइमेट है वो कैसा है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कैसे हैं, जलवायु वर्गीकरण है वो क्या है, और जलवायु ऋतुएं हैं वो क्या हैं, और कुछ एक लास्ट जो फैक्ट हैं, इस तरीके से लेके वो टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको काफी इजी बना सकता है। जैसे ये तो जैसे आप सर RAS की फैकल्टी हैं, YS वगैरह को पढ़ाते हैं, तो आपकी बातें कुछ उसी तरह की हैं, लेकिन एक छोटे प्लेटफॉर्म पर जैसे पुलिस का एक स्टूडेंट है या पटवार का एक स्टूडेंट है, तो वो उसको कैसे फेस करेगा सर? वो इन चीजों को क्या इतना डेप्थ तक वो बना पाएगा? तो उनके लिए भी कुछ थोड़ा सा अगर आप बता सकें। देखो, उसके लिए अभिषेक जी कुछ ऐसे यूट्यूब के ऊपर, जैसा कि आपका खुद का प्लेटफॉर्म है एम स्टडी, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके, या XYZ जैसा स्टूडेंट को जहाँ जो प्लेटफॉर्म उनको ज़्यादा उचित लगे, जहाँ उनके ज़्यादा समझ में आए, मैं कहूँगा स्टूडेंट्स उसके ऊपर जाए। वो पहले वीडियो देखे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जब वो वीडियो को देखते देखते थोड़ा हैबिचुअल हो जाए और उसको यूँ लगे कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, यानी एक वीडियो को वो 3 बार देखें, तो उसको खुद को यूँ लगने लग जाएगा कि ये टीचर है सामने जो है वो अभी ये बोलने वाला है। तो वो बाद में उस टॉपिक के बिल्कुल अटैच में जब आ जाता है, तो वो अपनी कॉपी और पेन को उठाए और फिर बाद में उसके बारे में लिखना शुरू करे, ताकि उसकी समझ भी धीरे धीरे उस टॉपिक के बारे में बढ़ चुकी होती है। तो इन्हीं बातों को लेकर के अगर हम बात करें कि एक अभी जैसे आ रहा है कि लंबित भर्तियां लॉकडाउन के बाद तुरंत पूरी करवाई जाए, पहले भी हमारे और राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का ये बयान आया था कि रीट का एग्जाम हम बहुत ही जल्दी कराने वाले हैं। तो ये जो शंकाएं अभी बच्चों के मन में चल रही हैं कि सर एग्जाम कब होगा, क्या जल्दी हो जाएगा, या अभी इनकी संभावनाएं नहीं बनती हैं, होगा तो कब होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा और इंडिकेट करें सर। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा और सार्थक कदम है कि इन्होंने स्टूडेंट्स को ये कहा है कि आने वाले टाइम में भर्तियों को बहुत जल्दी करवाया जाएगा पूरा, क्योंकि स्टूडेंट जो घर पे बैठा है उसके कहीं ना कहीं दिमाग में ये है, स्टूडेंट वो भी है जो तैयारी करके बैठा है, एक स्टूडेंट वो भी है जो आने वाली एग्जाम्स का इंतजार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि हम आगामी जो आने वाली भर्तियां उन भर्तियों को जल्दी ही निकालेंगे और उनके एग्जाम जल्दी होंगे, ताकि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से कंटिन्यू जुड़ा रहे, फालतू की बातों में उसका ध्यान नहीं जाए। और स्टूडेंट जो स्ट्रेस में आ रहे हैं, हालांकि ये समस्याएं आ रही हैं, तो वो स्टूडेंट स्ट्रेस में नहीं जाए और वो अपने एजुकेशन से, जैसे कि ऑनलाइन जो माध्यम स्टार्ट हुए हैं उन माध्यम से जैसे तैसे वो जुड़े। तो ये जो अभी आपने कहा कि वो ऑनलाइन इन माध्यमों से जुड़े, तो जैसे अभी रीट की लेकर के बात करें सर, आप कहां तक आपको लगता है कि क्या एग्जाम सितंबर अक्टूबर में पॉसिबल है? देखो, जब तक कोरोना के बारे में मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूं कि एक पेंडेमिक डिजीज है, जब तक इसके निश्चित उपाय नहीं खोज लिए जाते तब तक एग्जाम होना, मेरे को जहां तक लगता है कि दिल्ली दूर है जैसा सपना रहेगा गवर्नमेंट के लिए, जो मेरे को जहां तक लग रहा है। बाकी अगर नॉर्म से और गवर्नमेंट इस तरीके के कुछ अपने आप में अगर इंक्रीमेंट करती है, या कुछ इस प्रकार का कोई कोरोना को लेकर कोई डिजीज उसको लेकर ऐसा कोई मेडिसिन मार्केट में तैयार हो चुका होता है, तो आने वाले अक्टूबर नवंबर तक जहां तक मेरे को लग रहा है पॉसिबल नहीं है अभी। तो अभी जैसे कोई भी 3 एग्जाम जिनकी स्टूडेंट तैयारी करे, हम कहते हैं कि स्टूडेंट को एक टारगेट लेकर चलना चाहिए, तो टारगेट तो वही होना जो अभी आने वाला है। तो कोई भी ऐसे 3 एग्जाम जिनकी स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, वो आप बताएं। देखो अभिषेक जी, आपका जैसा कि कहना है कि 3 एग्जाम अभी राजस्थान के अंदर जो मुख्य हैं, उसमें मैं जहां तक देखता हूं कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती है, जो रीट एग्जाम है, जिसमें आपके जो 2 लेवल आते हैं, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, एक तो आने वाले टाइम पीरियड में इस भर्ती काफी चर्चाओं में, हालांकि लॉकडाउन के पहले भी है,
बिल्कुल। और अभी लॉकडाउन के बाद में मेरे को जहां तक लग रहा है, प्रमुख और बड़ी भर्तियों में एक तो आपका रीट एग्जाम रहेगा, और एक जो पहले आपकी वैकेंसीज निकल चुके हैं, जैसे कि हम कहें कि राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है आपका, जो कांस्टेबल जो एग्जाम है, ये सरकार की प्राथमिकता में प्रथम रहेगा, क्योंकि सरकार को भी प्रशासन की आवश्यकता है। और तीसरा जो आपका मुख्य एग्जाम है पटवार, जैसे कि कहते हैं कि अपन के ऊपर सरकार और नीचे पटवार, जी जी। तो पटवार का एग्जाम भी मैं जहां तक देखता हूं काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है आने वाले समय के लिए, या जो निकटतम होने वाले जो एग्जाम है उसमें। तो ये जो 3 एग्जाम रहेंगे उसमें मेरे हिसाब से जो टारगेट एग्जाम है वो रीट, पटवार और पुलिस कांस्टेबल हैं गवर्नमेंट के लिए। ये तीनों ही टारगेट एग्जाम के रूप में है। हालांकि अभी जो भर्तियां निकली हैं उसमें एक राजस्थान हाईकोर्ट जो भर्ती आती है और एक निश्चित शेड्यूल के अंदर उसको, निश्चित समय के अंदर उसको पूरा कर लिया जाता है। तो एक राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम है, मैं कहीं ना कहीं जो देख पा रहा हूं, एक वो भर्ती भी महत्वपूर्ण है। जी सर। तो कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें कि यहाँ पर सर टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए क्या करें, वो भी तो घर पर बैठ करके परेशान हो रहे हैं। स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी पढ़ाई को लेकर के चिंतित है, लेकिन टीचर्स ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक नहीं, कोई बात नहीं, हम इकोनॉमिकली कुछ नहीं कमा पाए, कम से कम स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ करें, उनसे तो हमारा अटैचमेंट बना रहे। तो मैं आप ही पे ले लेता हूं कि आप स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं सर? देखो, मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाला हूं, जैसा कि एम स्टडी के ऊपर स्टूडेंट से मेरी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी बनने वाली है। हालांकि इस बात का मैंने आपको पहले अवगत भी करवाया था। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि स्टूडेंट्स का, जैसे अब तक भी मेरा यही रहा है, रहेगा नहीं, रहा भी यही है कि स्टूडेंट्स को मैं स्टडी मटेरियल है वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन में, क्लास में जिस तरीके से हमारा जो फिजिकल अटैचमेंट रहा है स्टूडेंट से, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट जो रहा है, उसी तरीके से उस मटेरियल को अवेलेबल करवाना उसको। हालांकि जहाँ तक मैं सच बताऊँ, अभी तक मुझे यूँ लगता था कि मैं, हालांकि इस जीवन में मेरे से ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं बनना, या स्टूडेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्दी स्टूडेंट्स के सामने टॉपिक के बाद में हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है या उनकी जो क्वेरीज है उसको लेकर भी आने वाले हैं, और उस मैटर को हम एक फैक्चुअल या नोट्सों के रूप में भी हम उन्हें पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्लासरूम का माहौल है वो तो कंटिन्यू रहेगा, क्लासरूम जैसा माहौल, उसके साथ उनको ऑब्जेक्टिव और जो मैटर है वो उनको एक सब्जेक्टिव या उनको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जहां तक मैं देखता हूं कि स्टूडेंट की जो समस्याएं हैं उनका, हालांकि ये तो नहीं कह सकते हम 100% समाधान हम निकाल देंगे, लेकिन हमारी तरफ से एक सार्थक प्रयास रहेगा कि स्टूडेंट है उसको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। अब टीचर्स को क्या करना चाहिए सर फिर, कि बाकी टीचर्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, टीचर्स को मैं सजेशन यही दूंगा, हालांकि बहुत सारे टीचर, जहाँ मैंने सबसे पहले मैं मेरा खुद का ही ले लेता हूँ कि जहाँ तक मैं खुद को देखता हूँ कि मैं इतना टेक्नो फ्रेंड नहीं रहा हूँ मैं भी, लेकिन मेरा भी ये पहला प्रयास होगा। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि व्यक्ति अगर जिस क्रांति से जुड़ेगा उस क्रांति में वो आगे बढ़ जाएगा। एक तो ये है कि अगर आप उस क्रांति से अगर एक अपोज डायरेक्शन में जाओगे तो आपको उससे कनेक्टिविटी होने का कभी मेरे हिसाब से मौका नहीं मिलेगा। अब कोरोना ने जो एक सुनहरा मौका आपको दिया है, इस सुनहरे मौके को जहां तक मैं देखता हूं कि टीचर्स और स्टूडेंट हैं वो अपनी एक लाइफ जी चुके हैं। जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां लूंगा कि जैसे बाज होता है, वो बाज अपने जीवन में उसको 2 बार जीने का मौका मिलता है। एक मौका तो उसकी जो मदर होती है वो उसको देती है, और जो जब ओल्ड एज में पहुंच जाता है 30-32 साल में, तो उसकी एक उम्र पूरी हो चुकी होती है। तो एक उम्र पूरी होने का मीनिंग उसका बुढ़ापा आ चुका होता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। उस समय उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक पहला रास्ता तो है कि वो अपनी मृत्यु को सामने देखकर उस मृत्यु वाली डायरेक्शन में चला जाए, और दूसरा डायरेक्शन है कि वही बाज हिम्मत करके एक काफी ऊंची हिल्स के ऊपर जाके अपना स्थान या एक घोंसला बनाता है। वहां जाके वो बाज अपने जो नाखून हैं उन नाखूनों को तब तक चट्टानों पर खरोंचता है जब तक वो नहीं टूट जाते। हालांकि ये काफी पेनफुल कंडीशन होती है उसके लिए, और बाद में अपनी चोंच से वो अपने भारी हो चुके पंखों को वो धीरे धीरे उखेड़ता है, और लास्ट में अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ लेता है। लगभग 150 दिन के बाद, यानी लगभग 5 महीने के बाद बाज को नए पंजे मिलते हैं,
नए और हल्के पंख मिलते हैं और तीखी चोंच उसको मिलती है। तो जहां तक मैं ये देख रहा हूं कि ऑफलाइन क्लासेज का जो एक दौर था टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, वो बाज का एक पहला जीवन था वो जो जी चुके हैं। और अब मैं ये जहां तक सोच रहा हूं कि अपने को एक नए पंजों के साथ और एक नई चोंच के साथ और एक नए पंखों के साथ हमें डिजिटल और इको जो हमें टेक्नो फ्रेंड है वो हमें होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। और यहाँ पर सर ने जिस तरह बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि डरना नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि बिना कुछ करे तो जय जयकार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो करना हमें ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, लड़िए बिल्कुल। बहुत अच्छा समय है और स्टूडेंट्स के लिए तो इससे बेहतरीन मौका नहीं आने वाला। कितना बेहतरीन मौका मिला है कि घर पर बैठ करके पूरे सिलेबस को बहुत बार बार सेल्फ स्टडी करते हुए पढ़ सकते हैं। और बाकी आपकी हेल्प करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं एम स्टडी चैनल के साथ में, और बहुत ही जल्दी आपके साथ में सर ज्योग्राफी के लिए, और आप जानते ही हैं हिस्ट्री और कल्चर के साथ में मैं अभिषेक खांडल बहुत जल्दी आपके बीच में जुड़ने वाले हैं। चिंता मुक्त हो जाइए दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से हम इस मुकाम को प्राप्त करेंगे, एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसको बहुत ही जल्दी अचीव करेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।